सभी साथियों का एक और शानदार और इंफॉर्मेटिव सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी एग्ज़ाम डेट आए और हम एग्ज़ाम डेट पर बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देकर अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित करवाएं, वो डेट साथियों अब आ चुकी है। और इस कम समय में अपने को जितना समय मिलता है उस समय में पूरा का पूरा सदुपयोग अपनी पढ़ाई के प्रति करते हुए अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करवाना, और उसी में हम आपका लगातार सहयोग कर रहे हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे लगातार सेशनों के माध्यम से चर्चा की जा रही है। हर सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद और किफ़ायती साबित हो रहा है। आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हम आपके लिए लगातार एक निश्चित समय पर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लासेज उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में आपके कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आज के इस सेशन को मैं शुरू करूं उससे पहले जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आज के सेशन को भी अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि और जो कॉमर्स की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए आज का सेशन है वो बड़ा ही फायदेमंद साबित हो सके, है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बड़े ही फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में यूं कहें कि जो आपकी अकाउंटिंग है उसकी शुरुआत है वो यहाँ से होती है। क्या पूछा है कि जर्नल कौन सी पद्धति पर आधारित है। जो आपका जर्नल है वो कौन सी पद्धति पर आधारित है। इकहरा लेखा पद्धति, महाजनी बही खाता पद्धति, दोहरा लेखा पद्धति या उपयुक्त सभी, है ना। तो देखो जर्नल के बारे में आपको पता ही है ना, जर्नल के बारे में आप जानते हो कि भाई जो जर्नल है ना, वो कहाँ से है, उसका सारा का सारा सिद्धांत है वो दोहरा लेखा पद्धति पर आधारित है। दोहरा लेखा पद्धति, दोहरा लेखा पद्धति है, उसकी खोज किसने की थी, जो लुकास पेसियोली, लुकास पेसियोली ने इसकी स्थापना की थी। कब, 1494, इटली के वेनिस शहर में, इटली के वेनिस शहर में, है ना। तो ये इसकी खोज होके आई थी। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई जर्नल है वो कौन सी पद्धति पर आधारित है, तो वो आपकी दोहरा लेखा पद्धति पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। दोहरा लेखा प्रणाली की खोज है वो लुकास पेसियोली ने 1494 में की थी और उसके बाद धीरे धीरे आमूलचूल परिवर्तन होते गए, क्योंकि लुकास पेसियोली ने कहा था कि कोई भी सौदा होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो कम से कम उसके दो पक्ष होते हैं, है ना। तो दो पक्ष हैं वो इन्होंने भी बताए थे और अपनी जो भारतीय महाजनी बही खाता पद्धति है उसमें भी दो पक्ष बताए थे, नाम पेटे और जमा पेटे, है ना। तो ये दोनों उसी के रूप है। लेकिन एक और पद्धति चलती है अपूर्ण लेखा पद्धति, जिसमें क्या होता है व्यक्तिगत खाते, कैश, है ना, व्यक्तिगत खाते और कैश इन्हीं पे विशेष जोर है वो दिया जाता था, बाकी खाते वो खोले नहीं जाते थे और उसी के कारण ये आपकी दोहरा लेखा पद्धति का जन्म है वो हुआ। ठीक है, तो ये कौन सी होगी आपकी दोहरा लेखा पद्धति पर आधारित। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है। लेखांकन में लेखा होता है मौद्रिक लेन देनों का, केवल गैर मौद्रिक लेन देनों का, ए व बी दोनों और स्वामी के निजी दोनों। बताओ देखिए, है ना। लेखांकन में, लेखांकन है अकाउंटिंग, उसमें आपको पता है कि कौन से लेन देन होते हैं। एक तो होते हैं मौद्रिक और एक गैर मौद्रिक। मौद्रिक कौन से होते हैं, जिनसे मुद्रा प्रभावित होती है, यानी एक तरीके से वो वित्तीय होते हैं।
और गैर मौद्रिक कौन से होते हैं? जिनसे मुद्रा प्रभावित नहीं होती है ना। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि व्यापार में केवल जो मौद्रिक लेन देन होते हैं ना, है उनका लेखांकन किया जाता है ना। लेखांकन किनका होगा? जो आपके मौद्रिक लेन देन होंगे उनका लेखा है वो व्यापार में किया जाएगा। ठीक है, ओके। लेखांकन में लेखा किनका होगा? मौद्रिक लेन देन होगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, आयोजन, है ना। अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आयोजन बनाया जाता है कब? ज्ञात दायित्वों के लिए, अज्ञात दायित्वों के लिए, लाभों पर और व्ययों पर, है ना। तो ज्ञात दायित्वों के लिए क्या बनाया जाएगा? आयोजन। और अज्ञात दायित्वों के लिए क्या बनाया जाएगा? संचय, है ना। तो और लाभों पर तो बनाया नहीं जाएगा, है ना। आयोजन क्या होता है? जैसे आपका प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्योंकि ऐसे दायित्व जैसे संपत्ति है, तो संपत्ति पर आपको पता है कि मूल्य ह्रास है, वो डेप्रिसिएशन है, वो लगना है ना। तो इसलिए हम अपने को पता है कि भाई ये ज्ञात दायित्व है। इसी प्रकार अपनी जो इनकम होगी उस पर अपने को टैक्स चुकाना है, तो ये भी ज्ञात दायित्व है ना। तो जितने भी जो ज्ञात दायित्व है उनके लिए जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आयोजन कहते हैं, प्रोविजन कहते हैं, है ना। तो ज्ञात दायित्व के लिए जो चीज बनाई जाएगी उसको क्या कहेंगे? आयोजन या प्रोविजन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सटीक रूप से अपन माप नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ जो अपने पास होने वाले उसके लिए। और अज्ञात दायित्वों के लिए जो बनाया जाएगा वो क्या होगा? आपका संचय, है ना। वो क्या होगा? संचय होगा, रिजर्व होगा। ओके, ठीक है। तो आयोजन बनाया जाता है, ज्ञात दायित्व के लिए होता है और अज्ञात दायित्व के लिए संचय होता है। ओके, बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो आपके प्रारंभिक क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा की जा रही है कि श्री अशोक कुमार ने एक खान पट्टे पर ली जिसका न्यूनतम किराया 1,00,000 रुपए, अधिकार शुल्क की दर 1 रुपए प्रति टन है, खास वर्ष में उत्पादन कितना हुआ? 80,000 टन हुआ। श्री अशोक द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी? 80,000 देगा या 1,00,000 देगा या 90 देगा या 50 देगा, है ना। देखो उसने न्यूनतम किराया कितना दिया खान का? 1,00,000 रुपए, जबकि उसका उत्पादन कितना हुआ? 80,000 उत्पादन हुआ 1 रुपए के हिसाब से प्रति टन, और 80 टन हुआ, 80,000 टन हुआ। तो 80,000 को 1 से गुणा करेंगे तो 80,000 हो गए, है ना। लेकिन उसने न्यूनतम किराया है वो कितना निर्धारित किया था? 1,00,000 रुपए। तो इसमें क्या होता है कि जब पट्टेदाता कोई जमीन या खान पट्टे पे लेता है या किराए पे लेता है ना, तो उसमें जितनी राशि न्यूनतम राशि वो किराए के लिए निर्धारित है उतनी ही राशि का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे आपका उत्पादन है वो कितना भी हुआ हो। भाई अपन एक दुकान किराए पे लेते हैं ना। अब वो दुकान का किराया मान लो 5,000 है, 5,000 अपन ने किराया दिया। अब हो सकता है इस साल हमने लाभ है वो 3,000 का ही कमाया हो, है ना। तो ये थोड़ी कहेंगे कि भाई अपना प्रॉफिट 3,000 है तो हम क्या करेंगे, आपको किराया 3,000 ही देंगे, 5 नहीं देंगे। नहीं, न्यूनतम किराए की कितनी गारंटी थी? 5,000 की, तो 5,000 की देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है ना। यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि भाई आपका उत्पादन कितना भी हुआ हो, आपने न्यूनतम किराया कितना निर्धारित किया है? 1,00,000 रुपए किया है, तो आपको 1,00,000 देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बताओ देखिए इसका आंसर क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी तलपट की विशेषता है? तलपट एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। तलपट, है ना, खातों के योग तथा शेषों का एक विवरण है। खाता की अंगणितीय शुद्धता को ज्ञात करना है, या उपयुक्त सभी। तो बताओ देखिए इसमें कौन सी विशेषता आपको लग रही है ना। तलपट, तो तलपट है, आपको देखा होगा आपने, इस तरीके से होता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन
31 मार्च 2025, है ना। इस तरीके से इसका फॉर्मेट है वो आपने बनाया होगा, है ना, बनाया है ना। तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन, देखो 31 मार्च आ गया ना, तो तलपट एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, तो सही है। तलपट खातों के योग विधि और शेषों का एक विवरण है, तो ये भी सही है। खातों की अंगणितीय शुद्धता को ज्ञात करना, ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ का आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कि तलपट की विशेषता है कि वह तलपट एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, खातों को योग और शेषों को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, खातों की अंगणितीय शुद्धता को भी ज्ञात किया जाता है। इसका मतलब उपयुक्त सभी है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, बताओ देखिए इसका आंसर। रोकड़ बही के किस कॉलम का शेष नहीं निकाला जाता। एकड़ खाना, है ना, इसको रोकड़ कर लो। रोकड़ खाना, बैंक खाना, छूट जिसको अपन क्या कहते हैं, डिस्काउंट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। बताओ फटाफट बताओ, देखो इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो आपने कैश बुक का फॉर्मेट देखा होगा, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, है ना, इस तरीके से होता है। अपन सिर्फ डेबिट साइड की बात कर लेते हैं, तो डेट, पर्टिकुलर, है ना, फिर 3 कॉलम। सिर्फ डेट, मैं डेबिट साइड की बात कर रहा हूं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, ये हो जाएगा आपका कैश का कॉलम, ये हो जाएगा आपका बैंक का कॉलम, और ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट का कॉलम, है ना। ये सिर्फ कौन सी साइड है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी साइड होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी डेबिट साइड, है ना, डेबिट साइड। और यही आपका क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। जो कॉलम इस साइड है वही आपके किस साइड होते हैं, क्रेडिट साइड होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि रोकड़ बही के किस कॉलम का शेष नहीं निकाला जाता है ना। तो देखो रोकड़ का निकाला जाएगा, बैंक का निकाला जाएगा, लेकिन डिस्काउंट का कभी भी शेष नहीं निकाला जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। इसका भी शेष होगा, इसका भी शेष होगा, लेकिन इसका नहीं होगा, शेष नहीं निकाला जाता है ना। अगर नॉर्मल की बात करें तो कैश बुक, है ना, कैश बुक का हमेशा डेबिट शेष होता है। क्या होता है, कैश बुक का हमेशा डेबिट शेष होता है, या कैश कॉलम का मान लो, है ना। जबकि बैंक कॉलम, बैंक कॉलम का डेबिट या क्रेडिट दोनों शेष हो सकते हैं, है ना। क्या हो गया कि भाई ये फॉर्मेट है, इसके अनुसार डिस्काउंट का शेष नहीं निकलता है, इनका शेष निकलता है। कैश बुक का है
कैश बुक का हमेशा या कैश कॉलम का हमेशा डेबिट शेष ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारी पॉकेट में जितने पैसे होते हैं उससे ज़्यादा हम कभी भी भुगतान नहीं कर सकते। अगर मेरी जेब में 20 रुपये है तो मैं 20 का ही भुगतान कर सकता हूँ, 100 है तो 100, 5,000 है तो 5,000, है ना। लेकिन बैंक वाला डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, क्योंकि बैंक है वो ग्राहकों को इस तरीके की सुविधाएं देता है कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो भी आपको वो भुगतान है वो प्राप्त हो सकता है, तो भी वो आपको भुगतान है वो प्राप्त है वो हो सकता है ना। डेबिट या क्रेडिट दोनों शेष है वो हो सकते हैं, ठीक है। डेबिट या क्रेडिट है वो दोनों शेष है वो हो सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा ओवरड्राफ्ट। वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है वो इसीलिए दी जाती है। वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा वो किस लिए दी जाती है? इसीलिए आपने अगर करंट अकाउंट खोल रखा है तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में तो ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है ना, लेकिन सेविंग अकाउंट में लिमिट होती है, लेकिन जो करंट अकाउंट होता है उसमें किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं होती है। आप एक दिन में कितनी बार भी पैसे निकाल सकते हो और कितनी बार भी जमा करवा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसी खाते पर जो विश्वसनीय ग्राहक होते हैं उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा है वो दी जाती है। तो वहां पर अपने को ध्यान रखना है कि रोकड़ बही में जो डिस्काउंट कॉलम है उसका शेष नहीं निकाला जाता। बट्टे भी है आपके, जो बट्टे हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है आपका नगद बट्टा और दूसरा होता है व्यापारिक बट्टा। दूसरा क्या होता है? व्यापारिक बट्टा, है ना। तो नगद बट्टा है वो ही खातों में दिखाया जाता है। व्यापारिक बट्टे की राशि तो सिर्फ और सिर्फ लेस की जाती है, उनकी एंट्री अपने को कहीं भी नहीं करनी है। नगद बट्टा होता है वो नगद राशि प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, जबकि व्यापारिक बट्टा है वो अधिक बिक्री करने के लिए दिया जाता है। तो इन बट्टे के बारे में भी आपका जो नॉलेज है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक विशेष ध्यान अपने को रखना है, ठीक है। अब बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर। एक साझेदार जो साझेदारी व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है कहलाता है शांत साझेदार, सुसुप्त साझेदार, सह साझेदार, नाम मात्र का साझेदार। बताओ देखिए, तो वो कौन सा साझेदार होगा? जो सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है वो होता आपका नाम मात्र का साझेदार। डी इसका आंसर होगा, नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र का साझेदार, है ना। नाम मात्र का साझेदार कौन होता है? ना नाम मात्र का साझेदार वह होता है, यानी वह साझेदार, है ना, वह साझेदार जो न तो पूंजी लगाता है और न ही सक्रिय रूप से भाग लेता है ना। वह साझेदार जो न तो व्यापार में पूंजी लगाता है और न ही व्यापार के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है ना। वह साझेदार जो न तो व्यापार में पूंजी लगाता है और न ही व्यापार के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, बल्कि वह केवल अपने नाम का प्रयोग करने का
अधिकार देता है, यानी उनका नाम है वो प्रयोग किया जाता है ना। साथ में यह है कि नामात्र साझेदार को लाभ में हिस्सा भी नहीं दिया जाता है ना। नाममात्र साझेदार को लाभ में हिस्सा भी नहीं दिया जाता, लेकिन है ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि वह तृतीय पक्षकार के लेकिन फिर भी वह तृतीय पक्षकार के लिए उत्तरदायी होगा, है ना, क्योंकि उसने अपने नाम की अनुमति दी है, तो ऐसी कंडीशन में वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, है ना। यानी न तो ये किसी प्रकार की पूंजी लगाता है और न ही सक्रिय रूप से भाग लेता है, बल्कि अपने नाम के प्रयोग करने का अधिकार देता है, अनुमति प्रदान करता है ना। इसलिए नाममात्र साझेदार को न तो लाभों में हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर सामान्य साझेदार की भांति तृतीय पक्षकार के प्रति उत्तरदायी होगा, है ना, किसी भी प्रकार की कोई जवाबदेही है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने न तो पूंजी लगाई है, न मैं व्यापार के संचालन में भाग ले रहा हूं, है ना, ये चीज मना नहीं कर सकता। वो तृतीय पक्षकार के लिए उत्तरदायी माना ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ, देखिए इसका आंसर। लाभों में हिस्सा बांटने के लिए नया साझेदार लाता है पूंजी, ऋण, ख्याति या इनमें से कोई नहीं। बताओ, देखिए लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, है ना, लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक साझेदार है, वो क्या लेते हैं, है ना। तो देखो साझेदारी, है ना, तो पूंजी या लाभों में, एक तो होता है लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए और एक होता है व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। तो व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है उसे पूंजी कहते हैं, है ना। साझेदारी में क्या है, व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आता है उसे पूंजी कहते हैं, है ना। और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है, लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है उसे ख्याति कहते हैं, है ना। तो लाभों में हिस्सा बांटने के लिए जो नया साझेदार लेके आ रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, ख्याति कहेंगे। ये कब होता है, जब नया साझेदार है वो प्रवेश करता है। तो नया साझेदार प्रवेश करेगा तो व्यापार में हिस्सा के लिए राशि लाएगा उसको पूंजी कहेंगे, और लाभों के लिए लाएगा उसे ख्याति कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे। बताओ, देखिए इसका आंसर। कि
ए बी सी 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। फर्म के चिट्ठे में 31/3/2020 को संचय का शेष है 25,000, है ना। पिछले वर्ष का लाभ है 50,000। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी जेएलपी की राशि है 1,00,000। स्थायी संपत्तियां है 12,000, है ना। 1/6 यानी 1 जुलाई 2020 को सी की मृत्यु हो जाती है। जो सी का उत्तराधिकारी है उनको पूंजी के साथ क्या मिलेगा? जो आपकी जेएलपी है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्सा मिलेगा, संचयों में हिस्सा मिलेगा, मृत्यु की तिथि तक लाभों में आनुपातिक हिस्सा मिलेगा, या उपयुक्त सभी। बताओ, देखिए इसका आंसर बताओ। अब यहां पर ये देख तो रखा, देखो प्रैक्टिकल साइज में सवाल है ना। पूछिए अपने को, थ्योरेटिकल है तो कई बार क्या होता है, इतना बड़ा सवाल देख के अपन घबरा जाते हैं क्यों, उसका तो प्रैक्टिकल आंसर होगा, है ना। प्रैक्टिकल जरूरी होना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए सारी चीजें उसमें ऐड की गई है। तो पूंजी के साथ, भाई पूंजी तो मिलेगी मिलेगी, पूंजी के साथ उन्हें क्या मिलेगा? जो आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी है जेएलपी में उनको हिस्सा मिलेगा, संचयों में उनको हिस्सा मिलेगा, मृत्यु की तिथि तक जितना भी जो लाभ हुआ, है ना, 1 जून तक उसकी मृत्यु हुई तो 1 जून तक जितना भी लाभ हुआ है उसमें आनुपातिक हिस्सा है वो मिलेगा, यानी उपयुक्त सभी आंसर है वो इसका हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, उनको अनुपातिक हिस्सा है वो मिलेगा। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, बताओ, देखिए शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी एनपीवी विधि के अनुसार किसी परियोजनाओं को कब स्वीकृत किया जाना चाहिए? एनपीवी है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या कह रहा है? कब स्वीकृत करना चाहिए? तो जब ये कब स्वीकृत करना चाहिए? जब विभिन्न परियोजनाओं का चयन करना हो, बहुत सारी योजनाओं में से अपने को चयन करना हो तो इस विधि का प्रयोग, जो एनपीवीएस का प्रयोग करना चाहिए, है ना। इस विधि में सभी परियोजनाओं का शुद्ध वर्तमान मूल्य वो ज्ञात किया जाता है ना, जिसको प्रोजेक्ट यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे अधिक होगी, है ना। नेट प्रोजेक्ट वैल्यू जिसकी सबसे अधिक होगी उसको अपने को चयन करना है ना। तो देखो, जो आपकी एनपीवी है ये ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर नेट प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, है ना, प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो माइनस क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो, है ना, आउटफ्लो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं, है ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो, इसका जो डिफरेंट आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू होगी। यानी हमें कौन सी योजना स्वीकार करनी चाहिए? जिसमें प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो है वो ज्यादा हो, यानी सबसे अधिक होगी, उसी का चयन करना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा कि अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है और उसके कीमत है या कॉस्ट है वो 0 है। ठीक है, ओके, ठीक है सारी चीज। तो
यह था एक और शानदार और जानदार छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर ऐसा आपको लगता है तो ज़रूर इस परिवार के सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में सेशन भी अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि और भी विद्यार्थी उनको आज के सेशन का एडवांटेज मिल सके। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।